हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने खान सर के सार संग्रह की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी विषयों की है, जिसमें हमने भूगोल, पॉलिटी कर लिए हैं। कई वीडियो हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। और इसी के साथ हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3 का बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें है कि समय बहुत कम है, आपका 7 से 17 है। तो 7 से 17 उस समय तो अगर 7 से एक एक हफ्ते तो आप मान लीजिए डिस्टर्ब रहेंगे, तो आपके पास जितना समय है यही समय है। तो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे हैं यूट्यूबर, नामी गिरामी हैं, जो नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 10 घंटे की मैराथन्स लगा रहे हैं। तो आप लोग मैराथन का सब लोग जानते हैं कि मैराथन से कोर्स नहीं फंसते हैं और ना ही आते हैं वहाँ से। तो ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक है, इनकी सार संग्रह। आप इसको चाहें तो आप जैसे वीडियो से ही तैयार कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए तो बहुत ही अच्छी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी किया है, वहाँ से ही आते हैं, आए हैं, यहीं से आए हैं क्वेश्चन, कहीं और से नहीं आए। सभी किताबें अच्छी होती हैं, ये भी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो वही है, आप इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत सारे। तो आप लोग इससे आप लोग पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो होता है स्पीड है उसको दोगुना कर लीजिए, दोगुना करके आप लोग लगा के छोड़ सकते हैं और देखते रहिए। और हम लोग एक 15 तारीख से नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स की है। वो यूपी पीसीएस के लिए है। आप ऐसे भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, लेकिन हम लोग उतना उसका लेवल रखेंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो फिर समय नहीं बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों ही हैं, और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो हम लोग पहले प्राचीन देखेंगे, या तो आप कहें जैसा हम लोग पहले आधुनिक ही देख लेते हैं, तो हम लोग पहले आधुनिक देखेंगे। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स देते होंगे तो आपको पता है कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो बीपीएससी ने जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस दिया है उसमें आधुनिक भारत को ही रखा है। तो पहले हम लोग, समय कम है उसकी वजह से स्ट्रैटेजी से हम लोग चलेंगे। तो पहले हम आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं, जिसमें है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। यह यात्रा में प्रथम दर्शन कौन था? यह यात्रा का प्रथम दर्शक कौन था? अब्दुल मनीक। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रथम भारत में प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य कंपनी को क्या नाम दिया गया? एस्तादो द इंडिया। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये आता है पुर्तगाली का वायसराय, प्रथम वायसराय आता है, और वास्तविक लगा देगा संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रारंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में वायसराय नीनू डुकुन्हा के ने राजधानी में परिवर्तन किया। पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाई गई? गोवा को। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? कार्टज आर्मेडा पद्धति। कार्टज प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? काली मिर्च और गोला बारूद। पुर्तगालियों के द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को
चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? काफिला प्रणाली। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? अल्फांसो डिसूजा के। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली में कब तक शासन करते रहे? 1961 ईस्वी तक। पुर्तगालियों का मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का। पुर्तगालियों के समय भारत के किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ? गोथिक स्थापत्य कला। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डच 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत व पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी से प्राप्त किए? इन देशों से व्यापार, आक्रमण तथा विजय करने से संबंधित। डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाना स्थापना वर्ष 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर की गई थी? तो मसूलीपट्टनम में। डचों द्वारा भारत के प्रमुखतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो नील, अफीम, चावल, सोरा, सूती वस्त्र। अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी। डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल के किस भगवान के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए थे? भगवान वेंकटेश्वर विष्णु। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के संबंध में व्यक्ति। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली 1500 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। जॉन मिल्डेन हाल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। ये भी आता है। जेराल्ड ऑगियार बम्बई के संस्थापक थे। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक 1690 ईस्वी में। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कलकत्ता के प्रथम शासक। विलियम नारिश 1638 ईस्वी में स्थापित इस ब्रिटिश कंपनी के ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापार व्यवसाय विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के द्वारा दरबार में उपस्थित हुआ। फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक। ये भी आता है। शोभा सिंह वर्धमान का जमींदार जिसमें 1690 में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। तो आजकल वुमेन सेंट्रिक है जैसे, तो जितनी भी वुमेन्स ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जैसे भी भाग लिया जाए, जो भी है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जॉन सरमन मुगल सम्राट फारुखशियर के विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया। फादर मोन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष। कैरोन फ्रैक भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री के सूरत में स्थापना करने वाला। फिर कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक 1596 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रैंक कैरो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापना करने वाला। अंग्रेज 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गई गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी? मर्चेंट एडवेंचर द्वारा। देखिए इसमें आता है कि 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी का नाम आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद करिएगा। फिर
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? तो दिसंबर 1600 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने का अनुमति तथा 400 की मनसबदार जागीर प्रदान की? जहांगीर ने। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा प्रदान की गई? तो जहांगीर द्वारा। 10 जनवरी 1616 में 16 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाले अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में। ये जो है डच है, अंग्रेज हैं, चाहे पुर्तगाली हैं, इन सब की किसने कब कहाँ पहले आए और कहाँ पहली कंपनी स्थापित किए, तो किस ईयर में किए, ये सब एक जगह रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको इसको एक जगह लिख के मैं दे दूँगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से सम्राट पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। राजकुमार को कैसे प्राप्त हुआ था? पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ब्रेगेंजा के विवाह के उपरांत दहेज में। बताइए, उस समय अंग्रेज दहेज में एक पूरा मुंबई ही दिया करते थे, जो कि उनका था नहीं। 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये की वार्षिक कर देने पर 1651 में अंग्रेजों के 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल के व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? तो शाह शुजा द्वारा। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हेजेज। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब और कहाँ हुई थी? 1686 में हुगली में। कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो इब्राहिम खां से। कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? जॉब चार्नक ने। कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स आयर। 1634 में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों का विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर है डेनियल ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 225 वर्ष तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी? डेनमार्क की थी। फिर भारत में स्थापित डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? त्रावणकोर, तमिलनाडु में। देख रहे हैं, ये आता है सारा क्वेश्चन। पहली कोठी कहाँ स्थापित की और पहले किसके राज्य में आए, किस सन में आए, कौन पहले आया, उनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है या तो मिलान करने के लिए आ जाता है। यही सब सारे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। भारत में स्थापित डेनिस बस्तियां त्रावणकोर के अलावा सेरामपुर, पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप में भी थी। सेरामपुर कंपनी में अपनी बस्ती कब स्थापित की? 1755 ईस्वी में। डेनिस मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ एक प्रेस स्थापित की, जिसमें 1801 से 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें छपी थी? सेरामपुर में। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली
भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, जिसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति के तहत वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने आंतरिक भागों को नियंत्रित करने के बजाय केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाईं। फिर है गोथिक स्थापत्य कला क्या होती है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। इस कला से अभिप्राय तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली से है, जिससे इमारत में विशाल होने का आभास होता है। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जो संभवतः जर्मन गोथ जाति के प्रभाव से अभिर्भूत हुई थी। इस कला का बोलबाला प्रायः 12वीं से 15वीं सदी तक बना रहा और अंत में पुनर्जागरण काल में इसका स्थान क्लासिक शैली ने ले लिया। गोथिक स्थापत्य कला को विक्टोरिया शैली भी कहा जाता है। इंडो गोथिक शैली हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। वेदरा युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। वेदरा युद्ध नवंबर 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया। इससे डचों की पराजय हुई। यहाँ से कहते हैं कि इसी युद्ध के बाद डचों का बोरिया बिस्तरा उठ गया और भारत में उनका पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये आता है। इस युद्ध में डचों की प्रभुत्व के सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं और बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया था। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत फ्रांसीसियों को राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इसके पास बने रहे। यूरोपीय कंपनियों भारत में आगमन का कालानुक्रम है जो हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ते हैं। किस युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया था। नेपोलियन युद्ध 1815। भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया? 1845 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब व किस नाम से की गई? तो 1664 ईस्वी में कंपनी देस इंडेस ओरिएंटेलेस फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1668 ईस्वी में सूरत में। कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से। डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों का पुनः प्राप्त हुआ? रिजीवन की संधि के उपरांत। फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की गई? तो फोर्ट लुई की स्थापना जो है पांडिचेरी में की गई। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार करना। मैं क्या करूँगी, जितने कर्नाटक युद्ध हैं प्रथम द्वितीय तृतीय जो हैं तीनों को एक जगह करके किस टाइम हुए थे, कितने समय से, उनके युद्ध का क्या कारण और किस युद्ध में कौन सा क्या फैसला हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको एक जगह करके दे दूंगी जिससे आपको याद करने में सही रहेगा।
प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के किस युद्ध में पराजित किया? सेंट थोमे के युद्ध में। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 में आक्साला सैपेल नामक संधि के संपन्न होने पर था। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार हुआ? अंग्रेजों का। बहुत आसानी से ही आपको याद हो जाएगा कौन सी संधि हुई थी, तीनों में कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब मुजफ्फरजंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया? अनरुद्दीन और नसीर जंग का। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया? तो काउंट लाली ने किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हमेशा आता है। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? 16 जनवरी 1760। इसमें आपको पूछ देगा, यही पूछेगा फ्रांस का नेतृत्व किसने किया? तो लाली ने किया। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया। तो अ से अंग्रेज कर सकते हैं, अ से आयरकुट कर सकते हैं। और आप अदरस आता है तो उसके लिए फ्रांस के लिए लाली कर लीजिएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं, थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे। P D E F, इसको आप लोग डेन को बीच में याद कर लीजिएगा। तो PDF से याद कर लीजिएगा PDEF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ओके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अलीवर्दी खां के बाद सिराज उद्दौला नवाब बना। सिराज के राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के प्रमुख कौन थे? पूर्णिया, नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर। ये भी आते हैं तीनों। फिर 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान सीमा शुल्क में मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री व प्रेसिडेंट दस्तक जारी करना था। दस्तक से क्या तात्पर्य था? कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था। यूरोपियों का भारत में आगमन का कालानुक्रम। तो 1498 में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंच कर की। 1500 में भारत के द्वितीय पुर्तगाली स्थापना अभियान पेड्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में छोड़ा गया। 1502 में वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन हुआ। 1503 में भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की गई। 1505 में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में की गई। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसे भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1530 में कोचीन के जगह पर गोवा पुर्तगाली की राजधानी बनी। फिर 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत का आने वाला प्रथम डच यात्री बना। 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 में इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में अंग्रेजों की प्रथम
व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में खोली गई। 1609 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया। सिराज द्वारा कासिम बाजार मई 1756 ईस्वी में और कलकत्ता पर 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया। सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना के अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के पास था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ। नोट: सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए। इन समझौतों में वाटसन और अमीन चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिराज की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना? मीर जाफर, 3 जून 1757। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? ल्यूक स्क्राफ्टन को। ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी युद्ध के बाद। पूरी हम लोग को पूरा आधिपत्य हो गया था। प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो वहाँ पे जो है पलास के पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। पलास, तो भारतीय जो थे वो पलास कहते थे, अंग्रेज़ों ने उसका उच्चारण किया तो प्लासी बना दिया। ज़्यादा पलास के पौधे वहाँ पाए जाते थे। फूल पलास के फूल जो होते हैं, इसकी वजह से वहाँ उसका नाम प्लासी पड़ा। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है? क्लाइव की जागीर। किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान की? तो बक्सर युद्ध ने। अंग्रेज सरकार के खर्च में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपना पद छोड़ दिया। उसने नया नवाब किसे नियुक्त किया था? मीर कासिम को। मीर जाफर, मीर कासिम, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, चीज़ें एक जगह हों तो याद हो जाती हैं। तो मैं इसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी एक नोट। लाइट चली, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गई थी। वैसे लखनऊ में लाइट कटती नहीं, कटती है तो 2 मिनट में ही आ जाती है, कटती नहीं है, तो सॉरी। स्टार्ट करते हैं। किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्च प्रदान कर दिया? तो बक्सर युद्ध से। अंग्रेज सरकार के खर्च में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर अक्टूबर 1760 में इस पद को छोड़ दिया। उसने एक नया नवाब किसे नियुक्त किया था? मीर कासिम को। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। मीर कासिम ने अपने सैन्य व्यवस्था के सुधार किया, सेना की संख्या में वृद्धि की और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को के नियंत्रण में रखा था? गुरगिन खां, आर्मेनियाई का जो था। मीर कासिम के अंग्रेजों के विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में उसको कंपनी ने बर्खास्त कर दिया। किसे नवाब बनाया? मीर जाफर को। जो मीर जाफर, फिर उसके बाद बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी में पहुंची। अंग्रेज सेना किसके नेतृत्व में युद्ध के मैदान में पहुंची थी? हेक्टर मुनरो के। इलाहाबाद की प्रथम संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी गई। यह संधि किन किन के मध्य हुई? तो क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। नोट: 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपनी संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव की दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया।
बंगाल के द्वैत शासन का प्रारंभ 1965 में माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोकार्टिस को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765 को। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में किसी भी समय ऐसे सरकार नहीं रही हो जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती, लोभी हो जो जितना ही भारत में कंपनी की सरकार है। यह किसके द्वारा और किस संदर्भ में कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला 1770 से 75 ईस्वी तक। फिर ये जो हम लोग के बचे थे उसको ये देख लेते हैं हम लोग। 1611 अंग्रेज के मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमसन और रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के जहांगीर के दरबार में भेजा। 1661 में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को बम्बई दहेज में दे दिया। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली कोठी की स्थापना की। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1673 में फ्रेंडोइस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की नींव डाली गई। 1690 में जाप चौर्नोक द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुई। 1708 से 1709 में ब्रिटेन की 2 प्रतिद्वंदी कंपनियां आपस में विलय की। ब्रिटेन की 2 प्रतिद्वंदी कंपनियां जो हैं आपस में विलय की। फिर 1725 में फ्रांसीसियों द्वारा माहे का पर अधिकार हुआ। 1739 में फ्रांसीसियों द्वारा कराईकल पर अधिकार हुआ। कराईकल 1759 बेदरा का निर्माण 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध है जिसमें अंग्रेजों ने डचों पर पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर किया। 1760 में वांडीवास का निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में पेरिस की संधि के तहत दोनों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया। 1746 से 48 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ जो कि 1748 तक चला। बाद में हुई संधि के तहत मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। 1749 से 54 ईस्वी कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार कर लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत पांडिचेरी संधि से हुआ। 1756 से 63 अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। इसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग को कम समय में एक अच्छी रणनीति के साथ सिलेक्शन ले लेना है जो आपको इसी खान सर के इसी बुक के साथ हो सकता है जो एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह है, क्योंकि कम समय में अच्छी रणनीति होनी ज़रूरी है और सिलेक्शन के लिए बहुत ये सही है। तो फिर कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।